हम क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, आपको तब बता दूंगा। लास्ट में जब आप पूछेंगे ना फिर मैं बता दूंगा। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? लास्ट लेक्चर में हमने फर्दर वहीं से कंटिन्यू करना है, तो जिसको भी मसला है वो पूछ ले, क्योंकि आज उसी की प्रैक्टिस होगी एक तरह से जो हमने लास्ट किया था। ट्रांजैक्शंस और इवेंट थे और हमने टाइप्स कर ली थी। किसी को कोई मसला नहीं है उसमें? सबको सब क्लियर है? कंजुल ईमान बच्चे, आपको भी कोई मसला नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है बच्चे, हमने लास्ट खत्म किया था अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जहां पे हमने कहा था कि एसेट्स होते हैं, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तक डिस्कस किया था और इसे खत्म किया था। आज हम करेंगे ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम करेंगे, सिंगल एंट्री। जी बच्चे, किसी को इशू है? डबल एंट्री सिस्टम करेंगे, सिंगल एंट्री पता चल सिस्टम गया करेंगे। कंसिस्टेंसी में मुझे समझ नहीं आई। प्लीज आप थोड़ा सा बता दें कि वो लेक्चर शुरू होने से मुझे पहले नहीं आई कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी जो हमने पढ़ा आप कल बता रहे था, हैं। मेंशन की कल बात चेक करें, करा था कंसिस्टेंसी जो पढ़ा था हमने जी मैम। बच्चे, कंसिस्टेंसी ये था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई एक रूल फॉलो करती है किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी आइटम को ट्रीट करने के लिए, तो हर साल सेम रूल उसी नेचर की अगर कोई आइटम होगी या इवेंट होगा तो सेम रूल फॉलो किया जाएगा। ये नहीं है कि इस साल कोई और रूल फॉलो किया है, अगले साल कोई सेम इवेंट हो या सेम ट्रांजेक्शन हो तो आप कोई और रूल फॉलो कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग खरीदी, हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब बिल्डिंग खरीदी है तो उसे उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। इस साल तो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ली, जब अगला साल आया अब आपने कहा मैं इस साल तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं करता, मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा, तो आपका जो रूल है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। यानी अगले साल भी अगर जमीन बिल्डिंग खरीदोगे तो फिर भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे, आप उसे एक मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास लॉजिकल रीजन मैम हो। आपकी आवाज बहुत लाइट आ रही है। मुझे सिग्नल इशू है शायद, इसी वजह से आ रही होगी। लाइट गई है ना तो सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है सेम रूल हर साल फॉलो करना है ताकि कंपैरिजन में इजी हो। क्लियर हुआ है बच्चे? यस मैम, थैंक यू सो मच। हो गया। और तो किसी को कोई इशू नहीं है? अगला लेक्चर स्टार्ट करें। मैम आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही? मैम हमें आ रही है, उनके कोई नेट प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जी उन्हें आपको आ भी रही। नेट हाँ, होगा, ये तो सिग्नल लाइट नहीं है लेकिन सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, सही आ रही है आपकी आवाज। चलिए ठीक है बच्चे, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शन और इवेंट को डिस्कस कर लिया था। हमने कहा बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसको एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने का क्या मतलब है कि ये देखना कि इसमें क्या एक्चुअली में क्या हुआ है। हमने पढ़ा था ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी इवेंट हो ट्रांजैक्शन होगी तो दो चीजों को अफेक्ट कर रही होगी। मैंने आपको 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे। कौन कौन से थे 5 बेसिक हेड ऑफ अकाउंटिंग? आज हमारी प्रैक्टिस है सारी, जल्दी से बताएं 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थे? एनीवन? एसेट लायबिलिटी, ये एसेट, वाले सेकंड वन लायबिलिटीज, रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस, लास्ट वन कैपिटल। कैपिटल। ये 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग थे। मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो इन पांचों में से किसी ना किसी को अफेक्ट कर रही होगी, इन पांचों से बाहर नहीं होती। और इन पांचों की हमने डेफिनेशन भी कर ली थी और इनका डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था। आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है और किस हेड को अफेक्ट कर रही होती है, उसको हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन की हमने कहा था कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कम से कम दो चेंजेस लेके आएगी, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एटलीस्ट दो वेज में जरूर चेंज करेगी। या तो आपके पास बिजनेस के पास कोई चीज आ रही होगी, और दो वेज क्या हो सकता है नॉर्मली, या कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, या कोई चीज इंक्रीज कर रही है या कोई चीज डिक्रीज कर रही होगी। यही चेंज फाइनेंशियल पोजीशन इसी वेज में चेंज होती है ना। या तो आपके पास कुछ आ रहा होता है या अल्टीमेटली कुछ जा रहा होता है। अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो फिर हमने कहा हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, अदरवाइज हमारे लॉस में जा रहे होते हैं।
तो ये जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस होंगे ये इन 5 बेसिक हेड्स के अंदर होंगे। यानी अगर फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी तो या तो वो एसेट को अफेक्ट कर रही होगी या लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रही होगी या कैपिटल को अफेक्ट कर रही होगी या रेवेन्यू को अफेक्ट कर रही होगी या एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर रही होगी। वो एट अ टाइम दोनों को भी अफेक्ट कर सकती है, 2 से ज्यादा को भी अफेक्ट कर सकती है। हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हो जो एसेट को भी हिट कर रही है, हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रही है, हो सकता है रेवेन्यू को भी हिट कर रही हो, लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रही हो। तो हमने बस ये देखना है कि किस हेड को अफेक्ट करती है और किस वेज में अफेक्ट करती है, आइदर तो उस हेड को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मिस्टर आसफ ने मशीनरी खरीदी है 50,000 की। हमने कहा पहली बात तो ये कि क्या एक ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, पहला काम हमारा क्या होगा, हमने देखना है कि आइदर इट्स अ ट्रांजैक्शन और इवेंट। अब आप लोग मुझे बताओ कि मिस्टर आसफ ने मशीनरी खरीदी है, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? 2 प्रॉपर्टीज पड़ी थी ना हमने। पहली बात तो ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करे कि दूसरा मनी के टर्म में इसको मेजर किया जा सकेगा। तो हमने यही जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इवेंट ट्रांजैक्शन कब बनता है, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन है मैम। ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि उसके फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेंज कर रहा है और हम इसको मनी के टर्म में मेजर भी कर सकते हैं। 2 बेसिक यही हमने चीजें पढ़ी थी ना कि किसी भी इवेंट में अगर ये 2 चीजें होंगी, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे और मनी के टर्म में मेजर कर सको, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। हमने कहा ये ट्रांजैक्शन है। अब हमने देखना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो क्या हमारे पास मशीनरी ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम मशीनरी के अगेंस्ट कैश भी तो दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास से चला गया। अब कैश कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम होगा। कैश कम हो गया। कम हो गया, डिक्रीज कर गया। अब मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है, यानी चेंज आ रहा है एक हेड में, कैश के एसेट के हेड में, लेकिन 2 वेज में। ये मशीनरी को ज्यादा कर रहा है और कैश को कम कर रहा है। कम कर। ऑब्वियसली चेंज समझ आ गया ना कैसे आया? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है और सेम ही हेड को अफेक्ट कर रही है। इसको हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी एनालिसिस क्या करना है, पहले ये डिसाइड करना कि आइदर ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, दूसरी बात कि इस ट्रांजैक्शन के होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आइदर हमारे पास कोई चीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो किस हेड को इंक्रीज कर रही है, और अगर डिक्रीज कर रही है तो किस हेड को डिक्रीज कर रही है। क्या ये चेंजेस एक ही हेड में हो रहे हैं? अब देखो ये दोनों चेंजेस सेम एसेट हेड में हो रहे हैं क्योंकि दोनों एसेट थे। क्या ये चेंजेस डिफरेंट हेड में हो रहे हैं? तो हमें आज बेसिकली वो उसी की प्रैक्टिस करनी, उसी को देखना है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैम देखें, हमने कोई मशीनरी परचेज की है तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। वो तो मशीनरी अगर लॉस में जाएगी तो फिर हमें इफेक्ट होना चाहिए। बच्चे ये तो हमने पैसे सेव किए। जी बोले। मैंने कहा ये तो हमने पैसे एक जगह पे सेव कर दिए, मशीनरी ली, उससे हम कमा रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं ना है कि उससे लॉस हुआ हमें। क्या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज हुई है ना? एग्जैक्टली हमने कहा था हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि हम प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हमने बात की थी अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमने वो चीज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। और चेंज हमने 2 पढ़े थे, क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज। ये हमारा क्वालिटेटिव चेंज था, हमारी ओवरऑल एसेट नहीं कम हुए, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, लॉस हो या प्रॉफिट हो वो तो बाद की बात है, अभी तो हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस पे है। तो ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है? कोई इशू इसमें? नो मैम। अच्छा, इसी के साथ दूसरी वाली देखो, उसने कहा कि अगर हम मशीनरी उधार पे खरीदें, पहले तो हमने कैश पे किया था, अब सपोज हमने वही मशीनरी 50,000 की मिस्टर ए से खरीदी है, लेकिन हमने उसको कहा कि हम आपको क्रेडिट पे क्या कहते हैं कि आज पेमेंट नहीं करेंगे, 10 डेज बाद कर देंगे। अभी ट्रांजैक्शन हुई है एक, ये ट्रांजैक्शन ही है ना, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई और इसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब एनालाइज करने का मतलब है इस ट्रांजैक्शन की क्या इफेक्ट आए। क्या चीज खरीदी हमने, मशीनरी, हमारे पास मशीनरी इंक्रीज की कि नहीं की? जी मैम। मशीनरी इंक्रीज कर गई ना। दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, क्या हमने कैश पे किया था? नहीं किया था। हमने कैश तो पे ही नहीं किया था, हमने कहा था कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे फ्यूचर में, और जिन लोगों को फ्यूचर में हमने पैसे पे करने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्या टर्म यूज की थी हमने? Creditors. Creditors.
क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारे क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर लाइबिलिटी की एग्जांपल थी ना कि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, यानी जी। हमारे क्रेडिटर इंक्रीज कर गए, मिस्टर ए इंक्रीज कर गया, उसको हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं। दूसरा हमारा मशीनरी इंक्रीज कर गई। अब अगर हमने देखना हो कि किन किन तो हेड को अफेक्ट किया है, 5 बेसिक हेड थे ना। मशीनरी हमारा क्या होती है? एसेट्स होती है। इसमें एसेट इंक्रीज कर गए, मशीनरी आई तो एसेट इंक्रीज हो गए। और हमने कहा क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी अब उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गई है। दूसरा हेड किस चीज को अफेक्ट किया है इसने? लाइबिलिटी को, यानी 2 हेड अफेक्ट हुए इस एक ट्रांजैक्शन से। हमारे एसेट इंक्रीज हो गए और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। किसी को कोई इशू बच्चे एनालाइज करने में? यहाँ तक कोई मसला है किसी को? नो मैम। सबको क्लियर है? अच्छा, अब नीचे मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाते जाती जाओ, आप मुझे एनालाइज करके बताते जाओ, और ये आपकी असाइनमेंट भी होगी। अच्छा जी, उसने कहा मिस्टर रिजवान ने इन्वेस्ट किया 1 लाख बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये क्या, पहली बात ये क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? बिजनेस कमेंस करने का मतलब है 1 लाख यस मैम, ट्रांजैक्शन है ये। ट्रांजैक्शन है। अब चेंजेस क्या आएंगे इस ट्रांजैक्शन से? कंजुल ईमान आप बताओ बच्चे, क्या 1 लाख से कैश जाएगा और कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा। कैश चला जाएगा? कैश में हम इन्वेस्ट किया ना हम लोगों ने इस बिजनेस में। नहीं इन्वेस्ट किया, एसेट ले लेंगे, मशीनरी ले लेंगे कुछ, उस पे इन्वेस्ट कर लेंगे। कैश इंक्रीज हुआ कैश कि इन्वेस्ट हो गया ना हमारा। कैश इंक्रीज हो रहा है मैम। बच्चे हमने जब बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा बिजनेस सेपरेट होगा और ओनर सेपरेट होगा। और हमने कहा था कि हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन बिजनेस को देखते हुए करते हैं। मैंने कहा था अकाउंटिंग सीखने का बेसिक रूल क्या होता है? खुद को बिजनेस कंसिडर कर लो। मिस्टर रिजवान ओनर है, उसने बिजनेस को पैसे दिए हैं 1 लाख कारोबार शुरू करने के लिए। बिजनेस के पास कैश आया कि इंक्रीज करके ना, कैश आ गया तो कैश क्या हो गया? 1 लाख से इंक्रीज हो गया। अब हमने कहा जो ओनर पैसे लेके आता है वो लाइबिलिटी भी होती है, लेकिन उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, तो हमारा कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज कर गया। इसने 2 हेड को अफेक्ट किया, एक तो कैश इंक्रीज किया यानी एसेट इंक्रीज कर गया, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। समझ आई इसकी कि नहीं आई? जी मैम। क्लियर है मैम जी मैम। बच्चे? मैम जो मैम काइंडली लिख द फॉर पेज। देखो हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ओनर सेपरेट होता है, बिजनेस सेपरेट होता है। हमने खुद को जब अकाउंटिंग करो, खुद को बिजनेस समझ लो कि आप बिजनेस हो। मिस्टर रिजवान ने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यानी सपोज आपको पैसे दे दिया आप बिजनेस से, ठीक है। अब आपके पास क्या आया? कैश आ गया 1 लाख रुपया, यानी आपका कैश इंक्रीज कर गया। हमने कहा कैश बिजनेस का क्या होता है? एसेट, यानी एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, एक हेड इंक्रीज हो गया। दूसरी बात ये कि जब ओनर पैसा लेके आया बिजनेस के पास, यानी आप बिजनेस से आपको दिया है, तो आपने वो पैसे फ्यूचर में वापस भी तो करने हैं। वो क्या है? ओनर ने जो पैसा आपको दिया है वो आपके लिए क्या है? अब कैपिटल है या ओनर इक्विटी है, तो ये भी इंक्रीज कर गई। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल या ओनर इक्विटी ये भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो अब ये भी इंक्रीज कर गई है। यानी क्या 2 चेंजेस आए? एक तो कैश इंक्रीज हो गया, बिजनेस के पास कैश आ गया, दूसरा कैपिटल कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, यानी ओनर ने पैसा लेके आया, पैसा इंक्रीज कर गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। सबको क्लियर है? जी। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें। उसने कहा है ही ओपन करंट अकाउंट विद एबीएल एंड डिपॉजिट रुपीज 30,000। उसने एबीएल के साथ अकाउंट खोला है और उसमें पैसे जमा करा दिए। जब देखो आप बैंक में कोई भी अकाउंट खोलते हो, सपोज बिजनेस में बैंक में अकाउंट खोला तो उसमें पैसे जमा कराए, तो क्या बिजनेस के पास कैश ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अब मेरे पास जो बिजनेस के पास कैश था उसने उठा के बैंक में रख दिया, तो बिजनेस के पास कैश कम हुआ कि ज्यादा? कम हो गया। कम हो गया। मेरे कम पास हुआ मैम। गया बैंक के पास, यानी बिजनेस का कैश कम हो गया लेकिन बैंक के पास चला गया। तो दूसरा क्या इफेक्ट हुआ? एक तो हमने कहा कैश कम हो गया 30,000 से, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ गया। 30,000 बैंक में जो पैसे पड़े थे वो ज्यादा हो गया ना 30,000 से, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया। कैश गया, बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा हो गए। कैश भी एसेट होता है और बैंक अकाउंट भी एसेट होता है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। समझ आ गई इसमें बच्चे? इसमें कोई इशू? यस मैम। अब ये इस ट्रांजैक्शन ने सिर्फ एक ही हेड को अफेक्ट किया, एसेट को। पहले वाले ने 2 हेड को अफेक्ट किया था।
तो ये भी देखना होता है कि किन दो हेड को अफेक्ट कर रही है, वो भी देखना होता है, और ये देखना होता है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो भी देखना होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू अभी पूछे? नो मैम। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को आप लोग एनालाइज करके नो मैम, क्लियर है। उसने ही बोरोड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर सलीम एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, अब हमने कहा उसने मिस्टर सलीम से बिजनेस ने या उन्होंने मिस्टर सलीम से पैसे लिए 50,000 उधार लिए और 12% इंटरेस्ट पे लिए। अब इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट है? ट्रांजेक्शन है ना ये, अब इसका इफेक्ट क्या है, क्या चीज हुआ है हमारे पास? जब उधार किसी से लेते हैं तो आपके पास क्या आते हैं? ऐसे होते हैं मैम। कैश बैलेंस बैलेंस कैश इंक्रीज आता है, तो कैश क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया। और दूसरी क्या चीज हुई, मिस्टर सलीम इसको हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं कि नहीं देने वापस? देने हैं, ये देने हैं। लाइबिलिटी है हमारी, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई। यानी दो क्या चेंजेस आए, एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया जो कि हमारा एसेट था, दूसरा हमारा क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। और ये बात मुझे याद रखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो सेम अमाउंट से होगी। देखो अगर कैश 50,000 से बढ़ा है तो लाइबिलिटी भी 50,000 ही से बढ़ेगी। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? नो मैम। अच्छा, लास्ट नीचे वाली देखिए, कि परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 फॉर कैश। अब उसने 20,000 का फर्नीचर खरीदा है कैश पे, इसका क्या इफेक्ट होगा, एनालाइज करें इसको। एक को डिक्रीज हुआ है, एक को इंक्रीज। क्या इंक्रीज हुआ इसमें? इंक्रीज क्या चीज हुई हमारे पास? फर्नीचर फर्नीचर इंक्रीज हो गया। और डिक्रीज क्या हुआ हमारे पास? कैश बैलेंस कैश बैलेंस और ये दोनों कौन से हेड से रिलेटेड है, किस हेड से रिलेटेड है दोनों? एसेट एसेट। वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गई इसकी? अच्छा, ये अब डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ये आप एनालाइज कर लोगे कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको इजी हो। यस मैम, ओके मैम। अच्छा, अभी पहले ये करते हैं, फिर आगे आगे आप ये प्रैक्टिस के लिए आप खुद करोगे। उसने कहा ही परचेज गुड्स सेलेबल गुड्स, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर अफसर ₹25,000 एंड पेड कैश ₹15,000। उसने कहा है कि चीजें खरीदी हैं 25,000 की मिस्टर अफजल से, 15,000 उसको पे कर दिए हैं, हालांकि हमने उसको 25,000 करने थे, और 10,000 उसको पे नहीं किए। अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देखते हैं क्या क्या। चले बताएं मुझे जल्दी से, पहले क्या हुआ हमारे पास, गुड्स पहले खरीदा क्या है, गुड्स परचेज किए, गुड्स इंक्रीज हो गई। गुड्स इंक्रीज हो 25,000 के पहली बात किए कितने हुए से इंक्रीज हुई? 25,000। 25,000, ठीक है, हमने 25,000 की खरीदी थी। अब दूसरी बात, उसने कहा कैश पे किया है, 15,000 पे किया है। अब दूसरा क्या 10,000 डिक्रीज हो गए। 15,000 डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो गया। अब हमने डिक्रीज हो गया ना 15,000, बाकी 15,000 10,000 इंक्रीज रह गया क्योंकि उसके पास भी बचत में है, उसने आगे वो नहीं हमारी दिया। लाइबिलिटी में लायबिलिटी इंक्रीज में हो। कन्वर्ट करना है बच्चे। देखो हमने 25,000 की चीजें खरीदी हैं, उसको 15,000 पे किया, बाकी 10,000 पे करना है ना उसको, अभी किया तो नहीं है। 25,000 कुछ नेट्स हो जाएगा, 15,000 जो सौ का कैश से माइनस हो जाएगा और 10,000 लाइबिलिटी में चला जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो 15,000 हमारा कैश कम हो गया, 25,000 की हमने चीजें खरीदी थी, चीजें 25,000 से बढ़ गई, और हमने कहा जो 10,000 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है, उसने नहीं बताया लेकिन ऑब्वियसली है ना, अभी हमने पे नहीं किया, इसका मतलब है उसने फ्यूचर में पे करेंगे। जब वो फ्यूचर में पे करना है तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। लाइबिलिटी होते हैं। यानी इस ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट हुए, कम से कम मैंने कहा था 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके 3 इफेक्ट क्या हुए? पहली बात तो ये कि हमारी गुड्स परचेज की, हमारी गुड्स इंक्रीज कर गई। गुड्स की जो परचेज करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ गुड्स हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये एक्सपेंस से रिलेटेड है। दूसरी बात, हमने कहा 15,000 कैश पे किया है, हमारा कैश 15,000 से कम हो गया, ये एक एसेट था। तीसरी बात, हमारी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी, मिस्टर अफजल को फ्यूचर में पैसे पे करने हैं, कितने पे करने हैं, 10,000, इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इस ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट हुए, कम से कम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को कोई इशू नहीं है? मैम ठीक है, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, आप इनको एनालाइज या फिर प्रैक्टिस के लिए खुद करोगे, ये आपका प्रैक्टिस का काम है, आपने खुद करना है। ठीक है, ओके मैम।
ओके, हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट इससे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। जिसको इसमें कोई मसला होगा वो मुझसे पूछ ले ग्रुप में। ओके मैं जी बच्चे, मैम क्या पेपर में बुक के अलावा भी आ सकते हैं? क्या बुक के अलावा जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए दी हुई है, जी, इसके अलावा भी आ सकती हैं हमें तो भी ट्रांजैक्शंस? आपको आनी चाहिए ना। देखो, जब आपको इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई टर्म चेंज कर लेगा, लेकिन वो इन्हीं 5 हेड से रिलेटेड होगी। इसी तरह ये इफेक्ट कर रही होगी, या तो इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी। चेंजेस को ऐसे ही एनालाइज किया जाता है। ओके मैम। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, तो फिर आपको ये नहीं होगा कि अगर बाहर से आएगी तो मुझे एनालाइज करना नहीं आएगा। वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर इसको सही तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है? मैम यस मैम। अच्छा जी बच्चे, अब हमने कहा अकाउंटिंग में 2 तरह के सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, एक को सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या, देखो अभी हमने ट्रांजैक्शन की, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट आ रहे थे? 2 चेंजेस आ रहे थे ना हर ट्रांजैक्शन में। या तो कुछ इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था। ऑब्वियसली हर ट्रांजेक्शन, अभी हमने एनालाइज किया, जब उसने इन्वेस्टमेंट की फिर 2 चेंजेस आए। हमने कहा कैश को भी ऐड किया, उसने हिट किया, और कैपिटल को भी किया। जब उसने गुड्स परचेज किए हैं, फिर भी हमने कहा कोई ना कोई इशू आ रहा है। यानी हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, या तो कुछ इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। अभी हमने मशीनरी वाली जैसे एग्जांपल की थी, हमने कहा हमारी मशीनरी इंक्रीज कर रही थी लेकिन कैश कम हो रहा था, तो ये 2 चेंजेस थे। तो वो सिस्टम जिसमें ये दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाएं, जैसे इसके नाम से जाहिर है डबल, वो सिस्टम जिसमें दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब इन दोनों चेंजेस का कोई ना कोई नाम होता है। कुछ चीज़ इंक्रीज की है ना, कोई डिक्रीज किया है। जैसे अभी हमने मशीनरी की बात की, हमने कहा मशीनरी 50,000 से इंक्रीज कर गई, कैश इसके अगेंस्ट पे किया था, कैश कम हो गया। अब ये दोनों चेंज आए हैं, हर इन चेंज का नाम होता है। एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और दूसरे चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। मैंने भी आपको बताया ना कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 चेंजेस होते हैं। एक चेंज हमेशा डेबिट होगा और दूसरा चेंज हमेशा क्रेडिट होगा। अब किस चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे और किसको क्रेडिट चेंज कहेंगे, ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के 2 चेंज होंगे, एक चेंज को हम डेबिट और दूसरे को क्रेडिट चेंज कहेंगे। और जिस सिस्टम में ये दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी डेबिट चेंजेस और क्रेडिट चेंजेस, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है बच्चे? जी बच्चे, इशू है कोई? रिपीट करें रिपीट करूं? जी। हमने अभी ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, अभी उसको देखा ना, हमने देखा कि एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट आ रहे थे। वो चेंजेस होते हैं या इफेक्ट कह लो। कम से कम 2 इफेक्ट आए थे हर ट्रांजैक्शन के। दो तो आए थे ना। या तो अभी जैसे हमने कहा हमने मशीनरी परचेज की 50,000 की फॉर कैश के अगेंस्ट, क्या 2 इफेक्ट आए थे? एक तो हमने कहा हमारी मशीनरी इंक्रीज कर गई, पहला इफेक्ट ये था। दूसरा इफेक्ट क्या था, चेंज क्या था, हमारे कैश डिक्रीज कर गया। ये 2 इफेक्ट थे, एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, यानी 2 चेंज आ रहे हैं ना, या कुछ इंक्रीज था एक डिक्रीज था। इन दोनों चेंजेस के नाम होते हैं। एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और दूसरे चेंज को क्रेडिट चेंज कहते हैं। किसको डेबिट कहते हैं और किसको क्रेडिट कहते हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। बस हमने कहा जो ये 2 चेंजेस होते हैं ना, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। हमने जब स्टार्टिंग में कहा था, हमने कहा अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और हमने अभी ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, हमने कहा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, तो हमने उन दोनों इफेक्ट को ही रिकॉर्ड करना होता है। तो जिस सिस्टम के थ्रू हम दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक चेंज को हमने पहले कहा कि डेबिट चेंज कहते हैं और दूसरे चेंज को क्रेडिट चेंज कहते हैं, और हमेशा इक्वल अमाउंट के साथ होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि डेबिट चेंज हो या क्रेडिट चेंज हो, उनकी अमाउंट सेम होगी। जैसे अभी मशीनरी परचेज की, मशीनरी इंक्रीज 50,000 से की, तो कैश डिक्रीज अगर कर रहा तो वो भी 50,000 से साथ ही होना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक बच्चे किसी को कोई इशू डबल एंट्री सिस्टम में? नो किसी को कोई इशू नहीं है? नो मैम। तो मैम क्लियर। जर्नल लेजर इशू है किसी को? अच्छा, मैम। डबल एंट्री सिस्टम में जैसे मैंने आपको साइकिल बताया था, अकाउंटिंग साइकिल में हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही करेंगे, यानी दोनों चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज के चेंज को भी और डिक्रीज के चेंज को भी। और हमने कहा इनको डेबिट या क्रेडिट चेंज भी कहते हैं। डिफरेंट हम बुक्स बना के इन चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे। पहले जर्नल बनाते हैं, सबसे पहले जहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं।
फिर दूसरी बुक का नाम हम लेजर कहते हैं, ये दूसरी फेज होती है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाता है और फिर फाइनल अकाउंट बनाता है। ये 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट बनाएंगे और ये जितने भी ट्रांजैक्शन होगी इसको इनमें रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। अच्छा, अब अगर एडवांटेज की बात करें कि सिस्टम के एडवांटेज क्या है कि दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये कि हमने कहा ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है कि क्या इंक्रीज हुआ है या क्या डिक्रीज हुआ है। अगर मैं सिर्फ एक चेंज रिकॉर्ड करती, सपोज अगर मैं कहती कि मशीनरी परचेज, मशीनरी इंक्रीज कर देती और मैं दूसरा चेंज जो था यानी जो कैश कम हुआ उसको ना रिकॉर्ड करती, तो कैसे पता चलता कि मैंने ये कैश के अगेंस्ट खरीदी है या मैंने ये क्रेडिट पे खरीदी है? ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती ना। इसी वजह से हमने कहा ये जब दोनों चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट कारी होती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कारी होती है। दूसरी बात जो इसका ये होता है कि इस जब डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने भी आपको बात की कि जितने से डेबिटिंग चेंज होगा उतने से ही क्रेडिट चेंज होगा। दोनों चेंजेस की अमाउंट क्या होगी? बराबर होगी। तो उनको वेरीफाई किया जा सकता है कि डेबिट और क्रेडिट चेंज हमेशा बराबर होते हैं। और वेरिफिकेशन हम जिस स्टेटमेंट को बना के कर रहे होते हैं उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। वो जब हम बनाएंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा ईजी होगी कि कैसे इनको किया जाता है। यहाँ तक कोई इशू बच्चे? मैम इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है। बच्चे नहीं, सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्यों हम डबल एंट्री में क्या फायदा है, किसको अगर डबल एंट्री में बनाए तो क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं डबल एंट्री में रिकॉर्ड करने के। दूसरा सिस्टम भी पड़ता है ना सिंगल एंट्री में, जहाँ सिर्फ एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो भी अभी हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको देख लेते हैं, तो फिर उसको आगे फर्दर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इसलिए होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो कि हम डबल एंट्री में क्यों करते हैं और सिंगल एंट्री में क्यों करते हैं। हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ये एडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। फिर सेकंड हम कहते हैं कि क्यों एक और इसका क्या बेनिफिट होता है। मैंने आपको बताया था बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना। तो ये सिस्टम उस चीज में भी हेल्प आउट कर रहा होता है कि आप प्रॉफिट या लॉस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डबल एंट्री सिस्टम में। यहाँ तक कोई इशू किसी बच्चे को? जब डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन अच्छा, और इसका क्या बेनिफिट होता है कि इसके अंदर जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि हर अकाउंटेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, हर सिस्टम को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, तो वो ज़्यादा उसको बेटरली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। तो इसको ज्यादा इजीली आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये डिफरेंट एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई इशू? नो मैम। अब हमने कहा जहाँ सिस्टम के एडवांटेजेस है वहाँ कोई डिसएडवांटेज भी है। पहली बात तो ये, क्योंकि हमने कहा दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इंक्रीज को भी देख रहे हो और डिक्रीज को भी देखते हो, तो क्या होगा इसका एडवांस क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा बुक्स का डेट लग जाता है। दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहते हैं तो इतनी ज्यादा आपके पास बुक पाइल अप हो जाती है। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर हमने कहा उसको जर्नल में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फिर लेजर में भी रिकॉर्ड करना, और लेजर में भी दोनों फैक्ट देखने हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बात क्या कि हमने कहा इसको इन सारी चेंजेस को रिकॉर्ड करना या डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अब टाइम भी चाहिए, आपकी लेबर भी लगेगी, लोग भी रखोगे जो ये चेंजेस को रिकॉर्ड करें, क्योंकि बिजनेस एक दिन में हमने कहा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा होता। जो बड़ी कंपनीज होती है हमने कहा हो सकता है एक दिन में उनकी हजारों ट्रांजैक्शन हो, लाखों ट्रांजैक्शन हो, उन सारी ट्रांजैक्शन को देखना, उसके लिए अब जिनको रखोगे उनको पैसे भी तो देने हैं, जो एम्प्लॉय रखोगे, तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है।
और फिर हमने कहा जो इसका एक और डिसएडवांटेज है, हमें एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सम टाइम कुछ ट्रांजेक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि उनके लिए हमें लोग स्पेशलाइज्ड लोग रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस बेस सिस्टम के। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग में इसी सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसी सिस्टम को फॉलो कर रही होती है और इसको यूज कर रही होती है। ये डबल एंट्री सिस्टम जिसमें दोनों ट्रांजेक्शन दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये जो दूसरा सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल जैसे उसके नाम से था, हमने कहा जितने भी चेंजेस या 2 चेंजेस आ रहे होंगे उनको रिकॉर्ड करना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसके नाम पे जाए सिंगल यानी एक चेंज को रिकॉर्ड करना, तो एज सच उसे हम कह सकते हैं कि ये इतना सही नहीं है। इसकी एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सिस्टम की। इस सिस्टम में क्या करते हैं, सम टाइम दोनों चेंजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अभी हमने मशीनरी परचेज की, हमने कहा मशीनरी इंक्रीज की थी, कैश डिक्रीज किया था, दोनों चेंज रिकॉर्ड कर लो। सम टाइम बिजनेस क्या करता है, एक चेंज रिकॉर्ड करता है। हो सकता है वो सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर ले कि हमारा कैश कम हुआ है, या वो सिर्फ मशीनरी को रिकॉर्ड कर ले, एक चेंज रिकॉर्ड करता है। या सम टाइम वो कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं करता, वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो आप सम टाइम दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं यानी दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, सम टाइम एक चेंज रिकॉर्ड किया जाता है और सम टाइम कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमने कहा देखो जब कोई चेंज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या एक चेंज रिकॉर्ड हुआ तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जितने भी चेंजेस थे हमने रिकॉर्ड कर रहे थे। इसमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते, तो फिर हम इसलिए इसका जो दूसरा नाम है इसे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट डाटा या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसको कहते हैं कि ये समम होता है। किस चीज का मिक्सचर है, डबल एंट्री सिस्टम का मिक्सचर है, क्योंकि समटाइम दोनों ट्रांजेक्शन दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का भी मिक्सचर है, क्योंकि समटाइम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, और नो एंट्री मीन समटाइम कोई एंट्री रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। ये था सिंगल एंट्री सिस्टम। और जो सबसे ज्यादा यूज्ड होता है वो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसको यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जिसको प्रेफर करती है। इसमें कोई इशू बच्चे दोनों सिस्टम में? नो मैम। इशू है किसी को, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये डिफरेंट, नो मैम। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ये आप लोगों की सेल्फ स्टडी है, ये आप इसे पढ़ लोगे क्या डिफरेंस है। जिसको जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेगा। अब बात करते हैं अकाउंट। हम अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट होता क्या है? अभी हमने बात की कि हर बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। 5 बेसिक हेड्स याद है, हमने कहा 5 बेसिक हेड है, एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस और कैपिटल है। अब देखो अगर इस एसेट की बात करें, एसेट भी तो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। एसेट में कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, आपकी इन्वेंट्री आ गई, आपकी लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, ये सारे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज की बात करें, हमने कहा हमारे क्रेडिटर्स आ गए, हमारा बैंक लोन आ गया, हमने वैसे किसी से अमाउंट बारो की थी वो भी लाइबिलिटी है। यानी डिफरेंट तरह की लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के एसेट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों का जब अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, यानी एसेट का अलग, और एसेट के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज है, यानी कैश का अलहदा मेंटेन करना, बिल रिसीवेबल का अलहदा मेंटेन करना, हमारे डेटर्स का अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन करना, लैंड का अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर चीज का एसेट और एसेट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज का अलग अलग जब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो हम कहते हैं कि हम अकाउंट बना रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? अकाउंट बना रहे हैं। यानी अगर मैंने, जैसे अभी हमने बात की, हमने मशीनरी खरीदी, हमने कहा परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी इंक्रीज कर गई और कैश डिक्रीज कर गया। अब अगर मैंने रिकॉर्ड करना है तो मैं मशीनरी को अलग रिकॉर्ड करूंगी, ये भी एक एसेट है, और कैश को अलग रिकॉर्ड करूंगी, ये भी एक एसेट है। यानी दोनों एसेट्स हैं और अब इनको अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया है, मशीनरी का मशीनरी अकाउंट के नाम से और कैश का कैश अकाउंट के नाम से। यानी अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने को हम अकाउंट बनाना कहते हैं। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम? अकाउंट में किसी को कोई मसला? नो मैम। जितने ज्यादा एसेट्स इंक्लूडेड होंगे, लायबिलिटीज इंक्लूडेड, उतने ही अकाउंट बनेंगे। अगर कैश है, जितनी ज्यादा चीजें जो इंक्लूडेड होंगी, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाओगे। सेल का अलहदा बनाओगे, एक्सपेंसेस का अलहदा बनाओगे। एक्सपेंसेस में अगर हमारे पास सैलरीज है, सैलरीज का अलहदा बनेगा। अगर टेलीफोन बिल है, टेलीफोन बिल का अलहदा अकाउंट बनेगा। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें तो उसका अलहदा अकाउंट बनेगा। यानी जितनी आइटम्स इन्वॉल्व होंगी, हर एक का अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। कोई इशू बच्चे याद था किसी को? नो मैम। अच्छा, अब अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। अभी हमने डेबिट और क्रेडिट अकाउंट चेंजेस की बात की थी ना, किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 चेंज होते हैं,
या तो कुछ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यही बात की थी अभी। तो चेंज भी दो तरह के होते हैं, यानी उन चेंजेस को एक हम डेबिट चेंज का नाम दिया था और एक क्रेडिट चेंज का नाम दिया था। किसी भी अकाउंट की ये जो फॉर्म आपको शो हो रही है, इसे टी फॉर्म कहते हैं। ये किसी भी अकाउंट की फॉर्म होती है। जब भी अकाउंट बनाया जाता है तो वो इस फॉर्मेट में बनाया जाता है। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है हमेशा अकाउंट की, एक राइट हैंड साइड होती है। जो राइट साइड होती है उसे क्रेडिट साइड कहते हैं हमेशा, और लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट साइड होती है। राइट साइड हमेशा डेबिट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट साइड और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड होगी। सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं। सपोज अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। डेबिट साइड पे हम डेबिट ट्रांजैक्शन यानी डेबिट चेंज को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इस क्रेडिट साइड पे हम क्रेडिट चेंज को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जो अमाउंट या अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे डेबिट कहते हैं, और जो अमाउंट या अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्रेडिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, हर Yes, बिजनेस ma'am. यहाँ तक कोई इसकी इशू कोई बच्चे? एग्जांपल नहीं है? एग्जाम्पल सपोज अभी हमने जैसे सपोज हम मशीन कैश की बात की थी, डेबिट साइड पे कौन जी। सी आएगी, क्रेडिट साइड पे कौन सी आएगी, वो मैंने अभी आपको रूल नहीं बताए। हम आइदर उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड पे करेंगे, वो उसके लिए रूल्स देखते हैं कि आइदर ये जो पर्टिकुलर चेंज आया है, कोई चीज जैसे कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उसको मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँ या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँ, ये तो मैंने अभी उसके लिए रूल्स हैं, वो फॉलो करते हुए हम ये बताएंगे कि आइदर इस अमाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो वो रूल्स देखते हैं पहले। यहाँ तक पहले बताएं किसी को कोई इशू कि हर अकाउंट की मैम। दो साइड्स होंगी, जैसे हर ट्रांजैक्शन में दो चेंजेस थे, एक चेंज डेबिट चेंज होगा, एक चेंज क्रेडिट चेंज होगा। ठीक है, और दोनों चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। अकाउंट की डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है, यानी जो अगर चेंज डेबिट है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, अगर क्रेडिट चेंज है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। आपकी रिकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई इशू? नो मैम। No, ma'am. रूल्स की बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो चेंज है वो डेबिट है या चेंज है कि वो क्रेडिट है। उसके लिए रूल्स होते हैं डिफरेंट। 5 बेसिक हेड्स थे, एसेट, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू, सबके रूल्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं जो एसेट्स के लिए होते हैं, यानी एसेट में क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या रिकॉर्ड करना है, उसको क्या चेंज का नाम देंगे। पहला एसेट के दो रूल है। अगर हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे सपोज हमने कहा कि मिस्टर ए ने कैश लेके आया, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज कर गया, यानी हमारा एसेट इंक्रीज कर गया। कैसे पता चलेगा इंक्रीज या डिक्रीज? वो एनालिसिस करेंगे ना ट्रांजैक्शन